नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब धांसू, बोले तो एकदम बिंदास। रैप चेक। हाँ जी। अब तक हमने गुडविल वैल्यूएशन के रिवीजन में गुडविल वैल्यूएशन का सारा इंट्रो, थ्योरी वगैरह सारी बातें कर ली थी। थ्योरी से किस किस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं वो थ्योरी हमने कवर अप करी थी। और फिर अब हम करने वाले इसके क्वेश्चन। और बेटा आज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चनों की मेन बात करेंगे। और जहां पर बच्चा अटकता है, देखो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब फॉर्मूले को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मेन जो दिक्कत है वो हम डिस्कस करेंगे, जो इस चैप्टर का सेंसिटिव पॉइंट है, जहां पर हमसे दिक्कतें ये गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। बेटा मैंने आपके आगे ना ऑलरेडी एक क्वेश्चन ओपन कर रखा है, आप देखना। मैं इसी क्वेश्चन को पहले मैं जो है इसमें ही दोनों तरीके लगा दूंगा। एवरेज मेथड भी लगाऊंगा और वेटेड एवरेज भी लगाऊंगा। इधर जो मेन इधर मेन मेथड नहीं है कि हम मेथड कौन सा लगा रहे हैं, एवरेज या वेटेड एवरेज, बात मेन वो नहीं है। बात मेन है जो पॉइंट का जो ये पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, ये बड़े मेन पॉइंट है, हमें इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर बहुत सारी बातें हमसे पूछी जाएंगी। और अगर एमसीक्यू आया, प्रैक्टिकल आया, तो यहाँ से पॉइंट आ सकता है, जिसके ज्यादातर चांसेस हैं, अगर पेपर थोड़ा सा भी ट्रिकी बना तो। अब देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। क्वेश्चन को ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ेंगे, पुचकारते हुए पढ़ेंगे। और चैप्टर को आज हमें खत्म करना है, पहले बता के चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। बेटा एक्स और वाई दो पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 3:2 का। दे एग्री टू एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप। बेटा नया वाला बंदा कौन आ रहा है, जेड आ रहा है पार्टनरशिप के लिए 1/5 शेयर के लिए। देखो ऑब्वियस बात है, इनके पहले दो बंदे थे, अब एक बंदा और आ रहा है। दैट इज ए क्वेश्चन एडमिशन का बन रहा है। कौन सा बनना है, एडमिशन का। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, हमें गुडविल वैल्यूएशन निकालना है यार। कोई बंदा आए जाए, एडमिशन हो, अरे कुछ भी हो, हमें मतलब ना है। हमें मतलब है कि सिर्फ किससे, हमें मतलब है गुडविल को निकालने से, है ना। फिलहाल क्योंकि गुडविल वैल्यूएशन में गुडविल की बात करेंगे हम। गुडविल गुडविल ऑफ द फर्म, देखो यहाँ से शुरू है। गुडविल ऑफ द फर्म फॉर दिस पर्पस इज वैल्यूड एट, ये मेन पॉइंट है, 3 ईयर परचेज। देखो 3 ईयर परचेज लगा ये, जब ये देखने को मिले ना 3 ईयर परचेज, तो समझ जाना ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है। क्या है मेरे बेटे जी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3, है ना। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अच्छा जी, यानी कि इतना पढ़ के हमें पता लगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है। क्लियर ही नहीं है, और यहीं पर ही वेटेड के खाली एवरेज प्रॉफिट बोल देते तो समझ जाना सिंपल एवरेज की बात कर रहा है वो। वेटेड एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर, मतलब वेटेड एवरेज निकालना है कितने, पिछले 4 सालों का। और देखो तुम्हें वेट ऑलरेडी कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4, देखो 14 15 16 16 17 17 18, जो सबसे बड़ा ईयर है उधर ज्यादा वेट, फिर कम, फिर कम, फिर और कम। ये वेट अगर गिवन ना भी होते ना मेरे बेटे, ध्यान रखना, अगर ये वेट गिवन ना हो तो भी वेट तुम क्या मानोगे, 1 2 3 4 ही मानना। क्लियर ही नहीं है, अगर वेट ना दे रखे हो क्वेश्चन में तो भी वेट 1 2 3 4 ही मानना। आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा है, ये प्रॉफिट दे रखा है। अब देखो ये प्रॉफिट एडजस्टेड है या नहीं, तो देखना पड़ेगा। देखो एडजस्टेड प्रॉफिट देखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बोलूं, जब इतना सारा ड्रामा दे रखा हो ना नीचे, 0.2 3 4 5 6, ये ड्रामे दे रखे हैं, ठीक है, समझ जाना यार ये प्रॉफिट जो दे रखा है ना, ये एडजस्टेड नहीं है, ये सही प्रॉफिट नहीं है। ये सही प्रॉफिट नहीं, आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हाँ अगर ये ना दे रखा होता इतना सारा ड्रामा, तो हम इसे एडजस्टेड प्रॉफिट मान लेते। क्लियर ही नहीं है, बट यहाँ पे तो भैया एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब एडजस्टेड प्रॉफिट पॉइंट नंबर 2 3 4 5 6, ये 6, मतलब एक देखिए 2 से लेके 6 तक 5 पॉइंट गिवन है। हमें इन 5 पॉइंटों को ध्यान से तरीके से समझना है और तरीके से करना है सॉल्व। क्लियर है, कह रहे कैलकुलेट करो गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल के दिखाओ। तो बेटा देखो पहले तो इन्होंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाने के लिए बोला है, तो मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगा के दिखाऊंगा। क्या सर हमें इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा? बेटा हो सकता है आ जाए, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे। बट जो मेरा मन कहता है वो ये कहता है कि हो सकता है कि इनमें से यदि पॉइंट नंबर 2 3 4 5 कोई एक आधा पॉइंट दे दे, और एक आधा पॉइंट में एक नंबर का एक क्वेश्चन दे दे आपको, ऐसा हो सकता है। तो बेटा मेन बात क्या है, मेन बड़ा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बट इस बड़े क्वेश्चन में जो नीचे पॉइंट नंबर 2 3 4 5 6 पॉइंट है ना, ये जो 5 पॉइंट दे रखे हैं आपको 2 से लेकर 6 तक, ये मेन पॉइंट है। ये अपने आप में ही एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फटाफट से बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेन पता क्या है, गुडविल निकालना मेन नहीं है, मेन है एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। और पता क्या चल रहा हो, एवरेज प्रॉफिट हो, सुपर प्रॉफिट हो, या फिर वेटेड एवरेज हो, यहाँ पर मेन एडजस्टेड प्रॉफिट ही होता है निकालना, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत आसान है, अभी तुम देख लेना। क्लियर है,
तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर हमारी 1 है ही, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। हम वो स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर हम एडजस्टेड प्रॉफिट को फाइंड करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने की बात करेंगे। क्लियर है नहीं है बेटा, आना जाना मत करना, पहले बता के चल रहा हूँ, जिसको जाना चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना लॉस करो, मेरा नहीं हो रहा। हाँ जी, इधर देखो जी, आपको ईयर कौन कौन से दे रखे हैं, 2014 और 15, 2015 और 16, 14 15 15 16, 16 17, 16 17 और 17 18, ये 4 साल दे रखे हैं। आपको जो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट, प्रॉफिट अवेलेबल या प्रॉफिट गिवन, जो तुम्हें प्रॉफिट गिवन है ऑलरेडी, वो कितना गिवन है, 15,30,000, 20,30,000, 15,30,000 और 20,30,000। उसके बाद कितना है, 25,30,000, 30,30,000, 25,30,000 और 30,30,000। वैसे तो अगर तुम देखो ना ध्यान से, तुम्हारा प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, पहले 15 20 25 30, जब लगातार प्रॉफिट बढ़ता हो तो ट्रेंड होता है, और ट्रेंड में तो मैंने पहले बताया था, तुम्हें क्या लगता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगता है। फिलहाल अब इस प्रॉफिट में कुछ ना कुछ झोल है, इस प्रॉफिट को हमें सही करना है कुल मिलाकर। आ जाओ मेरे बेटा जी, करते हैं सही इस प्रॉफिट को। क्या लिखा है मेरे बेटा, पॉइंट नंबर 2 पढ़ते जरा ध्यान से, बेटा मैं एक एक पॉइंट को जरा ध्यान ध्यान से समझाऊंगा, पहले बता के चल रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है, 9 बजे तक खत्म होगा क्वेश्चन, पहले बता के चल रहा हूँ। ये यहाँ पे लिखा है 2015-16, यानी कि तुम्हें जो भी ड्रामा बोला हुआ है 2015-16, यानी कि इस वाले ईयर का ड्रामा बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है बेटा जी, 2015-16 में अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू 10,000, एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू, बेटा बुक वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, मतलब एक मशीन है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड थी 10,000 रुपए की, वह सोल्ड फॉर रुपीज 11,000, वो मशीन तुमने 11,000 की बेच दी। बेटा 10,000 वाली मशीन 11,000 की बेच दी, बट द प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट, बट आपने उसे गलती से क्रेडिट कर दिया, बट आपने उसे गलती से क्रेडिट, उस प्रोसीड को, प्रोसीड का मतलब है जो तुम्हें पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है, 11,000 रुपए को, 11,000 रुपए को तुमने क्रेडिट कर दिया पीएनएल अकाउंट में। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि 11th क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पीएनएल की क्रेडिट साइड में क्या आता था, क्रेडिट साइड यानी कि इनकम वाली साइड, क्योंकि इनकम ही क्रेडिट होती थी। यानी कि जो आपने मशीन बेची है 11,000 की, तुमने पूरे 11,000 को अपनी इनकम मान के पीएनएल में डाल दिया है। जबकि तुम बुद्धि का प्रयोग करो मेरे बेटा जी, जब 10 की मशीन 11 की जाएगी तो तुम्हारी इनकम 1,000 है, तुम्हें 1,000 की इनकम माननी थी बट तुमने 11,000 की इनकम मान ली। नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम, ये जो तुमसे पाप हो गया है, इस पाप की तुमने कोई एंट्री नहीं बनाई है, मतलब रेक्टिफाई सुधार करने की कोई एंट्री नहीं बनाई है, हमें सुधार करने की एंट्री बनानी है। दूसरी बात देखो, एक गलती करने से एक और पाप हो गया, एक और गलती हो गई, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन 10% मशीन। अब मुझे बताओ भैया, जो मशीन चली गई, जो मशीन चली गई उसके ऊपर किस बात का टैप, तुमने क्या करा, तुमने पूरे 11,000 को अपनी इनकम मान लिया, यानी कि मशीन वॉज गोड आउट, क्रेडिट वॉट गोज आउट का जो रूल लगाना था, मशीन को टाटा बाय बाय करना था, वो मशीन को टाटा बाय बाय करने वाली एंट्री नहीं लगी। यानी कि हुआ क्या, जो मशीन तुम्हारी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड थी वो स्टिल बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, जबकि टेक्निकली वो है ही नहीं, वो तो बिक गई है। अब जो बैलेंस शीट में चीज रिकॉर्डेड है उसके ऊपर डेप लगा दिया तुमने, उसके ऊपर जो गलत है, जो चीज है ही नहीं उस पर तुम डेप लगा रहे हो, बताओ वाजिबा। और कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओए होए, देखा देखा देखा, 11वीं के पाप, 11वीं के पाप मत करना, डिमिनिशिंग डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लगाना बाबा, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लगाना। लेकिन बेटा मैं तुम्हें पहले पूरा क्वेश्चन, ये पॉइंट नंबर 2 पूरा कर देता हूँ, फिर तुम्हें थोड़ी सी इसके अंदर एडिशन बातें बोलूंगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, क्लियर है। अब पहले बातों को समझना, बातों को समझना, फीलिंग, फीलिंग समझा रहा हूं मैं, फीलिंग, फीलिंग्स, फीलिंग शेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो बातों को समझने का प्रयास पूरी तरीके से करना मेरे बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कुल मिलाकर ये हुआ है, जिस चीज को, अब तुम ना सोचो, मैं रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनवाता था बच्चों से 11th क्लास के अंदर, मैं बोलता था बेटा क्या करना था, मैं बोलता था क्या करना था, सही क्या था, चलो क्या करना था, सही एंट्री सोचते क्या करना था, भैया पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 11,000 रुपए, सही बात है ये नहीं है, 11,000 रुपए आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। टू, टू, मशीन जा रही है, क्रेडिट वोट गोज आउट, मशीन कितने की जा रही है,
10,000 की हमें ये एंट्री लगानी चाहिए थी, और जो हमें 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो हमें ठोक देना चाहिए था पीएनएल अकाउंट के अंदर। कितने रुपए बेटा जी? 1,000 रुपए। बोलो हाँ या ना। बट हमने क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? ठीक है, मतलब गलती क्या कर दी? हमने एंट्री क्या कर दी? हमने एंट्री ये कर दी, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा तो आया, आने की तो एंट्री लग गई, और पूरे को ही अपनी इनकम मान लिया और पीएनएल में ठोक दिया, क्रेडिट में बात खत्म हो गई। हमने ये कर दिया। अब फिर रेक्टिफाई कैसे करें? अब कैसे करें? अब कैसे करें? अब कैसे सुधारें? ये पूरा रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर है बेटा जी 11th क्लास का। अब कैसे सुधारें? अब कैसे सुधारे बताओ? तुम क्या बोलोगे? कैश डेबिट करना था, कैश डेबिट कर, भैया कैश में गलती नहीं है, कैश डेबिट करना था 11,000 से, और कैश डेबिट कर भी दिया है। मशीनरी क्रेडिट करना था, मशीनरी क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधार जाएगी। क्रेडिट कर दो, कर दो, कर दो ना। क्लियर है? आगे चलो। पीएनएल क्रेडिट करना था, कितने से? 1,000 से। पीएनएल क्रेडिट कर दिया 11,000 से। ओहो, पीएनएल क्रेडिट करना था और कर भी दिया है, बट करना था 1,000 से, कर दिया 11,000 से। मतलब पीएनएल ज्यादा क्रेडिट कर रखा है। क्रेडिट को हटाने के लिए मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। अब दूसरी बात समझो। अब हुआ क्या? अब हुआ ये, कुल मिला के एक गलती तो ये सुधर गई। दूसरी बात, तुमने क्या करा? जिस मशीन को तुम्हें भेजना था, जिस मशीन को तुम्हें भेजना था क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो तो एंट्री लगी ही नहीं, नो एंट्री। और ना लगने से एक गलती और हो गई, एक गलती और हो गई। क्या कर दिया तुमने? ये कर दिया कि जो मशीन गई नहीं वो तुम्हारे खातों में पड़ी रही, बैलेंस शीट में पड़ी रही, और बैलेंस शीट में पड़ी रही तो उसके ऊपर क्या लग गया होगा मेरे बच्चे? डेप। क्या लग गया होगा मेरे बेटा? डेप। क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या लगती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये एंट्री लग गई होगी। मशीन की वैल्यू कम हो जाती है डेप्रिसिएशन से। मशीन होती है हमारी एसेट, एसेट होती है बेटा डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए कर देंगे क्रेडिट, तो मशीन क्रेडिट। बताओ मशीन की वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू। डब्ल्यूडीवी मेथड क्या कहता है? डब्ल्यूडीवी कहता है बुक वैल्यू पे डेप लगाओ, डब्ल्यूडीवी वैल्यू पे डेप लगाओ। तो यानी कि 10,000 का कितना परसेंट डेप बोला हो बेटा? 10%। 10% पूरे साल भर का। यानी कि तुमने क्या करा? तुमने 1,000 रुपए का डेप लगा दिया, जो कि गलत है। अरे जो मशीन तुम पे है ही नहीं, तुम उसके ऊपर डेप क्यों लगा रहे हो? बिना बात की डेप लगा रहे हो, उसे वापस लो, खत्म करो उस एंट्री को। तो तुम क्या करोगे? देखो, एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ मेरे बेटा, डेप्रिसिएशन अल्टीमेट कहा जाता है, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, और इस खर्चे को तुमने पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा। तो बेटा मैं यहाँ पर ना अब डेप मिटा रहा हूँ, मैं डेप अकाउंट हटा रहा हूँ, और यहाँ पे डेप की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? पीएनएल अकाउंट। क्योंकि डेप, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, और किसी भी खर्चे का, किसी भी इनकम का जो इफेक्ट है अल्टीमेट पीएनएल पे ही पड़ता है। तो अगर डेप गलत है, यानी कि पीएनएल गलत है, तो डेप को हटा के मैंने पीएनएल लिख दिया है, क्योंकि सुधार हमें पीएनएल में ही करना है। तो बेटा हम क्या बोलेंगे? हम ये एंट्री कर दी, ये एंट्री हमने कर दी, हम ये एंट्री करनी नहीं दी। तो पीएनएल डेबिट, देखो क्या लिखा? कर दिया, पीएनएल डेबिट कर दिया। पीएनएल डेबिट नहीं करना था, बिन बात की डेबिट है। हटाने के लिए क्या कर दो? पीएनएल को हटाने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, तो मेरी गलती सुधर जाएगी। तो क्रेडिट कर दो, कर दो, कर दो ना। क्लियर ही नहीं है? मशीन, मशीन क्रेडिट कर दिया, मशीन क्रेडिट नहीं करना था, बिना बात की क्रेडिट है। हटाने के लिए क्या कर दो? डेबिट कर दो, तो मेरी गलती सुधर जाएगी। तो डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। ये बात क्लियर हो गई? लेकिन मैं एक बात तुम्हें और बोलूं मेरे बेटा, ओ गुड्डा, ओ मुन्ना, ओए ओए राजा, हाँ जी, इधर को समझ लो। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, इधर अ, ये देखो, ये जो तुमसे गलती हुई है, जो तुमसे पाप हुआ है ना, ये पाप हुआ है 2015-16 में। कहाँ पर हुआ बेटा जी? 2015-16 में पाप हुआ है। बेटा बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? तो लेकिन 15-16 का जो पाप है ना, वो बेचारे 16-17 को, 17-18 को भी भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर डैप गलती से इधर लग गया है, तो हम ये मानेंगे इधर और इधर भी डैप लगे हो, क्योंकि डैप तो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कंटिन्यूसली प्रोसेस है, तो लगातार डैप लग रहा होगा हर हर साल में। अगर क्वेश्चन कुछ कहता है स्पेशली कि हाँ 16-17-17-18 में कोई गलती नहीं हुई है, तो बात अलग होती। बट क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा ना, तो हम मानेंगे भैया 15-16 में जो डैप लग गया वो गलत है, तो 16-17-17-18 में भी डैप लगा होगा, वो भी गलत है। क्लियर ही नहीं है? तो उनको भी सुधारो। तो यानी कि अभी तुमने 15-16 को सुधारा है,
क्लियर ही नहीं है। तो तुम क्या करो, 16-17 को भी तो सुधारो। 16-17 में और 17-18 में सिर्फ गलती क्या हुई है, डेप की गलती हुई है। यानी कि आपने देखो अगेन ये वाली एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट, डेप की जगह मैंने पीएनएल लिख दिया टू मशीनरी, आपने यहाँ पर भी ये एंट्री ठोक दी होगी। सही बात है ये नहीं है? हाँ जी सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। क्लियर है, जो कि गलत है। अब यहाँ पे डेप कितना लगेगा, इधर देखो एसेट की वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपए। 10,000 के ऊपर कितना डेप लगाया, 1,000 रुपए। तो 1,000 देखो इस वाले साल में 1,000 का डेप लग गया होगा, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 9,000। बताओ डब्ल्यूडीवी मेथड क्या कहता है, डब्ल्यूडीवी मेथड ये कहता है कि डब्ल्यूडी वैल्यू पे टैप लगाओ, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो टैप आया वैल्यू आई उसके ऊपर टैप लगाओ। तो यहाँ पे जो टैप लगेगा वो 9,000 का लगेगा, 10% का टैप। इनकी कितने रुपए मेरे बेटा जी, 900 रुपए का टैप, जो कि गलत है। तो यहाँ पर भी तुम क्या बोलोगे, पीएनएल डेबिट कर दिया, पीएनएल डेबिट नहीं करना था, बिन बात की डेबिट है, हटाने के लिए क्रेडिट कर दो 1,000 रुपए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मशीन क्रेडिट कर दिया, मशीन क्रेडिट नहीं करनी थी, बिन बात की क्रेडिट है, हटाने के लिए क्या कर दो, डेबिट कर दे। तो हमारी गलती सुधर जाएगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, 1,000 रुपए। और सिमिलर सिमिलर मेरे बेटा जी, सेम यही गलती क्या हुई है मेरे बेटा जी, हाँ जी सिमिलर यही गलती होगी हमसे 17-18 में, ईयर बाय ईयर डेप लगाए, ठोके ही चले गए डेप को, बावले हो गए हम। भैया 1,000 क्यों आया है? दोबारा बोल। 1,000 क्यों आया है अमाउंट? अच्छा बेटा गलती से लिख गया मैं, वो मैं चेक करना चाह रहा था। 900 आएगा बेटा, ठीक है। अब देखो अब 17-18 में किस पे डैप लगा होगा मेरे बेटा जी, 17-18 में पहले आपने क्या करा, पहले 1,000 के ऊपर 10,000 के ऊपर 1,000 का डैप लगा, तो वैल्यू रह गई थी 9,000, आपने 9,000 पे डैप लगाया। अब 9,000 के ऊपर 900 का डैप लगा, तो वैल्यू कितनी रह गई मेरे बेटा, 8,100। तो आपने इस साल जो डैप लगाया होगा वो 8,100 पे लगाया होगा। यानी कि पीएनएल अकाउंट डेबिट अगेन, अगेन गड़बड़, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए, 810, 810, क्योंकि डब्ल्यू डी वैल्यू है, डब्ल्यू डी वैल्यू है, बोलो हाँ ये ना, डब्ल्यू डी वैल्यू है। अगर भैया डब्ल्यू डी वैल्यू ना लिखा होता, स्ट्रेट लाइन लिखा होता, तो बेटा देखो या तो आपको कॉस्ट दिया थी, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉस्ट के ऊपर टैप लगाना। तो अगर तुम्हें सपोज ऐसे दे देते कि जो 10,000 की एसेट है उसकी कॉस्ट 15,000 थी, तो तुम 15,000 पे 1,500, 1,500, 1,500, तीनों साल 1,500, 1,500, 1,500 का टैप खींचते, तीनों साल में इक्वल टैप, एसएलएम मेथड तो इक्वल टैप लगाता है, हाँ ये ना। लेकिन अगर मान लो तुम्हें अगर कॉस्ट गिवन नहीं होती, तो फिर तुम क्या करते, तुम 10,000 पे टैप लगाते थे, 10,000 का 10%, हजार 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 लगाते थे। क्लियर है, इक्वल टैप लगाते हैं। अब यही गलती यहां पर भी सुधार दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, कितने रुपए, 810, 810। अब बेटा मैं एक चीज तुम्हें बोलूं, तुम क्या कर रहे हो, जो 15-16 में तुमने सुधारने वाली एंट्री कितनी बनाई है, तुमने 15-16 में सुधारने वाली एंट्री बनाई है दो, तुमने 15-16 में जो सुधारने वाली एंट्री बनाई है ना, वो बनाई है तुमने दो। क्लियर ही नहीं है? अब इधर देखो, तुम्हें क्या करना है, इन एंट्री को कंबाइन करना है, तो बेटा कंबाइन कर लोगे, हाँ भैया बड़े प्यार से कर लेंगे कंबाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ पीएनएल डेबिट कितने से हो रहा है, एक 10,000 से, और पीएनएल क्रेडिट भी हो रहा है 1,000 से। तो हम ऐसा कह सकते हैं, तुम एक काम करो, तुम पीएनएल को डेबिट ही कर लो, वो भी कितने से, 9,000 से, और मशीन क्रेडिट कर रहे हो 10,000 से, मशीन डेबिट भी कर रहे हो 1,000 से, तो तुम मशीन को सिर्फ क्रेडिट ही करो 9,000 से। तो तुमने क्या करा, ये कंबाइंड रेक्टिफाई एंट्री बन गई दोनों गलतियों की, पीएनएल टू मशीन। अब इधर देखो, अब तुम्हें क्या करना है, इस इन गलतियों का जो सुधार है वो ऊपर वाली एडजस्टेड टेबल में देना है। कैसे देना है भैया बताना जरा। देखो यहाँ पर पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तुम बताओ पीएनएल अकाउंट में क्या होता था, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट का डेबिट का मतलब होता था खर्चा, खर्चा, और खर्चे से क्या होता है बेटा, प्रॉफिट खत्म होता है, मतलब माइनस। तो आप क्या कर दोगे, ऊपर जाना, ऊपर जाना, और यहां लिखना क्या, सेल ऑफ एसेट्स wrongly credited in P&L, now rectify, गलती सुधार दी है किस साल में, इस वाले साल में। तो यहाँ पे माइनस करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है बेटा जी, माइनस। अब या तो माइनस का सिंबल लगा दो, या फिर तुम एक काम कर सकते हो, क्या, तुम ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट का मतलब भी माइनस ही होता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई?
तो आपने पीएनएल डेबिट हो रहा है, पीएनएल डेबिट का मतलब है खर्चा, खर्चा क्या होता है, प्रॉफिट को माइनस करता है, खत्म करता है। तो मैंने 15-16 में माइनस कर दिया। लेकिन 16-17, 17-18 को देखो अब, 16-17 में क्या हो रहा है बेटा जी, देखो 16-17, 17-18 में पीएनएल क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी, इनकम। इनकम से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो बेटा मैंने क्या कर देना है, ऊपर ऐड कर देना है, कितना बेटा, यहाँ पे तो कर देना बेटा 900 रुपए थे शायद ऐड, और यहाँ 810 रुपए ऐड। क्लियर है, ये तुम्हारा पहली गलती सुधर गई है। इसमें बस मुझे एसएलएम का तड़का बताना था, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। तो ये देखो, ये पॉइंट नंबर 2 था, है ना धमाकेदार पॉइंट। ऐसे पॉइंट एक आधा पॉइंट आएगा, बस ये नहीं कह रहे सारे पॉइंट मिलेंगे, ये तो एक क्वेश्चन में सारे पॉइंट मिल गए हैं, मतलब पूरी राम कथा एक में ही आ गई है, लेकिन आपको अलग अलग पॉइंट मिल सकते हैं, और इसके बेस पर तुमसे 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ₹10,000 इन ईच ईयर। तो बेटा देखो, मैंने ना एक बार जब तुम्हें लेक्चर दिया था तो मैंने बोला था कि जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो किसी भी मेथड में, जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने बोला था कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है बिजनेस में, बिजनेस के लिए कितना पैसा लगा रखा है। दोबारा बोलूंगा, बिजनेस में, बिजनेस के लिए कितना पैसा लगा रखा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, यानी कि याद रखना, इसमें दो तरीके की, एक तरीके से जब हम टोटल एसेट लेते थे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त, एसेट अप्रोच लगाते थे, तो मैंने बोला कि 3 एसेट हटा देना, टोटल एसेट लेना, 3 एसेट हटाना, गुडविल हटा देना, क्योंकि गुडविल वैल्यूएशन में गुडविल लेनी नहीं होती, इसलिए हटा देते हैं। फिक्टिशियस एसेट हटा देना, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे जिन्हें हम कहते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट वाले खर्चे, उन्हें हटा देना। क्यों, क्योंकि एसेट ही नहीं होते, ये एसेट माना ही नहीं जा, मतलब ये सिर्फ बनावटी एसेट है, एक्चुअल एसेट नहीं है, हटा दो। और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली थी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा देना। क्यों, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या मिलेगा, पैसे से पैसा मिलेगा, तुम्हें ट्रेड, मतलब ट्रेड व्यापार नहीं मिलने वाला। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा देते हैं। फिर मैंने उसी के साथ साथ तुम्हें एक बात और भी क्लियर करी थी कि अगर तुम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा रहे हो, अगर तुमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी कमाई करी है और वो कमाई तुम्हारे प्रॉफिट में ऐड है, तो उस कमाई को भी हटाओगे। मतलब नॉन ट्रेड का इफेक्ट जहां जहां पड़ा है वहां से हटाओ, क्योंकि नॉन ट्रेड से हमारी गुडविल ना बनती है ना बिगड़ती है। वही वाली बात है, मेरी गुडविल कैसे बनेगी, मेरा काम है पढ़ाना। तो मैं जितनी अच्छी सर्विसेज दूंगा अपने बच्चों को, जो भी वो मतलब क्वालिटी, जो भी क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, उससे मेरी गुडविल बनेगी। लेकिन अगर मैं कहीं पैसे इन्वेस्ट करके कमा रहा हूँ, उससे मेरी गुडविल नहीं होगी, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है मेरी, और ये मेरी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। मतलब एक तरीके से ये पेन टैब खरीदना, ये लैपटॉप खरीदना, ये मेरी ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गई। क्लियर, इनसे मुझे व्यापार मिलता है। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10,000 इन ईच ईयर गिवन। आपका बावला बनाया जाने के लिए ना कई बार ऐसे लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिख देंगे नॉन की जगह, तो कहेंगे बताओ, तो बच्चे इसे भी क्या कर देंगे, चल हटा, भैया ने बोला था हटा। बेटा ध्यान से पढ़ो, मैंने बोला था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को हटाना है, ट्रेड की इनकम को नहीं हटा देना। बावला बनाया जा रहा है वहां पर, बावला बन मत जाना। तो इंटरेस्ट नॉन ट्रेड वाली हटा दो, हर साल में से हटा दो। क्लियर है, ये नहीं है तो क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कह रहे हैं हर साल में से है, हटा दो। कितने रुपए बेटा जी, 10-10 हजार रुपए। कितने रुपए, 10-10 हजार रुपए। 10, 10, 10 और 10। क्लियर है, 10-10-10। लो जी, हर साल में से हटा दिया, क्योंकि ये हर साल बोला हुआ है। अब आते हैं नंबर 4, क्लोजिंग इन्वेंट्री वर अंडर वैल्यूड बाय ₹10,000 इन 15-16 एंड बाय ₹9,100 इन 16-17। मतलब आपको 2 साल से रिलेटेड एक 15-16 से बोला गया है और 16-17 का बोला गया है। अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री वर अंडर वैल्यूड। तो बेटा देखो, अब यहाँ पे जब अंडर वैल्यूड की बात है तो मैं ओवर वैल्यूड भी तुम्हें समझा देता हूँ, समझ लेना मेरे बेटा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आएंगे ही आएंगे, आ सकते हैं बेटा जी, पहले बता के चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैं बकायदा लिख के वो समझा रहा हूँ, समझ लेना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। क्या, अंडर वैल्यूएशन, बोलो, अंडर वैल्यूएशन ऑब्लिक ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। क्लियर ही नहीं है, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब कहानी को समझना, मैं एक तरफ लिख देता हूँ मेरे बेटा जी ओवर वैल्यूएशन, और बेटा एक तरफ लिख देता हूँ बेटा मैं क्या, अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन एंड एक तरफ लिख देता हूँ बेटा अंडर वैल्यूएशन, और बेटा एक तरफ लिख देता हूँ मैं क्लोजिंग स्टॉक, और बेटा एक तरफ लिख देता हूँ मैं बेटा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। अब देखो कहानी को समझना,
कहानी को समझना। देखो, ये बात आप जानते हो कि आपने 11वीं क्लास के अंदर क्या बनाना सीखा था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। क्या सीखा था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। और तुम सभी जानते हो कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उधर ट्रेडिंग अकाउंट में इधर की तरफ क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। और इधर की तरफ क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। बस ये बात समझ के चलना, ये दिमाग में रखना। यानी कि ये डेबिट साइड में आता है और ये क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड का मतलब क्या है? एक तरीके से जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये मान लो आप एक तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मानते हो और ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस मान के ट्रीट करते हो। क्लियर ही नहीं है? ये मान लो ये एक्सपेंस और इनकम होते नहीं है इसमें, तो इसका तो जो लॉजिक है वो सीओजीएस है। क्लियर ही नहीं है? ये सीओजीएस के एक पार्ट होते हैं। क्लियर है? सीओजीएस हमारा खर्चा होता है, बट सीओजीएस के यहाँ पे अलग सीओजीएस जो होता है वो एक साथ दिखे बिखरा हुआ दिखता है। लॉजिक ये है। बट क्योंकि तुम्हें ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन को समझना है कि करना कैसे तुम्हें एग्जाम में, तो ये समझ लो कि क्लोजिंग स्टॉक एक तरीके से तुम्हारी इनकम है और ओपनिंग स्टॉक एक तरीके से तुम्हारा खर्चा है। अब तुम दिमाग लगाओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी? ओवर वैल्यूड का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक तुमने ज्यादा दिखा रखा है, बिना बात की ज्यादा ओवर कर रखा है। तो क्लोजिंग ज्यादा है तो इनकम ज्यादा हो जाएगी, इनकम ज्यादा है तो क्रेडिट साइड ज्यादा। मतलब तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या होगा? तुम्हारा प्रॉफिट बिना बात की क्या है? ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से इनकम ज्यादा है, और इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा है। प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा है तो तुम क्या कर दोगे? प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे, लेस कर दोगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन तुम ये भी जानते हो कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है बेटा जी? वो नेक्स्ट ईयर का बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। एक साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का बनता है ओपनिंग स्टॉक। अब तुम दिमाग लगाओ, अगर एक साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, एक साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, तो अगले साल का ओपनिंग ज्यादा हो जाएगा। अगर अगले अगले साल का ओपनिंग ज्यादा है तो खर्चे ज्यादा हो गए, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो अगले साल का प्रॉफिट बिना बात की क्या होगा? कम हो जाएगा। बिना प्रॉफिट बिना बात की कम है तो प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। प्रॉफिट बिना बात की कम है तो प्रॉफिट को बढ़ाओ। क्या कर दो बेटा जी? ऐड कर दो। कुल मिला के इतना समझ लो, उल्टा समझ लो कि अगर तुम ऊपर लेस कर रहे हो तो नीचे ऐड होगा। रटने वाले रटते हैं, लेकिन मैंने समझा दिया तुम्हें। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब इधर देख लो, अब उल्टा समझो। अब इसका क्या बेटा जी? इधर देखो, अब है अंडर वैल्यूएशन यानी कि कम। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक कम है तो यानी कि अंडर वैल्यूएशन बिना बात की कम है। क्लोजिंग स्टॉक कम है तो इनकम बिना बात की कम है। इनकम बिना बात की कम हुई तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। प्रॉफिट में फर्क क्या पड़ेगा? प्रॉफिट बिना बात की कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बिना बात की कम है, प्रॉफिट कम है तो उसमें बढ़ाओ। क्लियर ही नहीं है? प्रॉफिट बढ़ाओ। तो सर इधर क्या कर देंगे? लेस कर देंगे बेटा, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा। अगले साल का ओपनिंग कम तो खर्चे कम हो जाएंगे। खर्चे कम होने से क्या होता है? प्रॉफिट बिना बात की, प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा हो जाएगा। प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा है तो क्या कर दो? लेस कर दो। क्लियर ही नहीं है? दिस कॉल्ड ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखो, देखो इन्होंने क्या लिखा है? 15-16 का, पहले 15-16 का देखो, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए 15-16 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यूड है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक कम है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है तो दिमाग लगाओ, सोचो। क्लोजिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग यानी कि इनकम साइड, इनकम साइड कम हो गई, इनकम साइड कम हो गई तो प्रॉफिट बिना बात की कम हो गया। तो प्रॉफिट बिना बात की कम हो गया तो क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। कितने रुपए? 10,000 रुपए ऐड कर दो। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। क्लियर ही नहीं है? अब ऐसे यहाँ पर भी हो गया कि 16-17 का कितना हो गया? 9100 अंडर वैल्यूड। तो यहाँ पर भी क्या कर दो? 9100 ऐड कर दो। 9100 ऐड कर दो। लो जी, बात क्लियर हो गई? लेकिन एक साल का क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। अगर एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? अंडर वैल्यूड हो जाएगा अगले साल का। तो देखो, इसका अगला साल क्या होगा? इसका अगला साल होगा ये, और इसका अगला साल होगा ये वाला ईयर। तो देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो अगले साल का ओपनिंग कम है। ओपनिंग यानी कि खर्चे वाली साइड, खर्चा कम है, खर्चा कम है तो प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा होगा। प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा होगा तो क्या कर दोगे? माइनस। यहाँ पे 10 माइनस करो अगले साल में, और यहाँ 9100 माइनस करो। क्लियर है? आई बस में नहीं आई? इन चीजों को ध्यान से समझना। अब आता है पांचवा पॉइंट। कौन सा पॉइंट मेरे बेटा जी? पांचवा पॉइंट क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा है।
लिखा है 1 अक्टूबर 2016। अब पहले तो बेटा ये छाटो, ये अक्टूबर 2016 आएगा कहाँ पे? अक्टूबर 2016 तुम्हारा इस ईयर में फॉल करेगा, क्योंकि देखो 16-17 का मतलब है अप्रैल 16 से मार्च 17। 16-17 अप्रैल में शुरू होगा, मार्च में एंड होता है ईयर। तो अक्टूबर 16 कहाँ पड़ेगा? इसके बीच में पड़ेगा, मतलब इस ईयर से रिलेटेड ड्रामा है। क्या कह रहे? 1 अक्टूबर 2016 को क्या लिखा है बेटा जी? 1 अक्टूबर 2016 को, 1 अक्टूबर 2016 को अ मेजर रिपेयर वाज कैरिड आउट ऑन अ प्लांट, है ना, आउट ऑन प्लांट इंकरिंग 80,000 अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू। देखो चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब कई बच्चों को पता नहीं होता। चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब होता है कि खर्चा मान लेना। कह रहे कि आपने ना एक मेजर प्लांट रिपेयर करवाया। बेटा अगर कुछ भी रिपेयरिंग, बहुत बड़ी रिपेयरिंग होती है ना, तो बेटा वो ना हमारी एसेट का ही पार्ट बनता है, उसे हमें एसेट ही मानना होता है। चार्ज टू रेवेन्यू मतलब एक एसेट मानने का मतलब है उसे हमें कैपिटलाइज करना होता है। ये भी वर्ड समझ लो बेटा जी, कैपिटलाइज करने का मतलब है कि उसे एसेट मान लेना। क्या मान लेना? एसेट मान लेना। मतलब इस 80,000 को हमें क्या मानना था? हमें एसेट मानना था। क्या मान, हेलो मैम, हेलो मैम, हाँ जी, ठीक है। तो बेटा हमने क्या करा? 1 अक्टूबर 2016 को अ मेजर रिपेयर वाज कैरिड आउट ऑन अ प्लांट इंकरिंग 80,000 विच अमाउंट टू रुपीज विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। मतलब जिस चीज को मुझे क्या मानना था मेरे बेटा जी, जिस चीज को मुझे रेवेन्यू मानना था, सॉरी एसेट मानना था, उसे मैंने रेवेन्यू मान लिया। क्या मान लिया? रेवेन्यू। यानी कि उसे मैंने खर्चा मान लिया, चार्ज टू रेवेन्यू। तो रेवेन्यू चीजें जो होती हैं वो हमारी पीएनएल में जाती हैं, और कैपिटलाइज जो होती है वो हमारी बैलेंस शीट में जाती है। मतलब एसेट और लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी कैपिटलाइज्ड में आती है, और रेवेन्यू में इनकम एक्सपेंस आते हैं। द सेट सम एग्री टू बी कैपिटलाइज, देखो लिखा हुआ है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा भैया जरा समझाना एक बार, देखो इसे तरीके से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें कई क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा, कई क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा मेरे बेटा जी। मुझे इससे पिछले वाले पहले वाले पॉइंट में एक बात और बताई थी, अभी बताऊंगा, रुक जाओ, थोड़ा रुक के बताता हूँ। देखो अब क्या है, जैसे जो चीजें यहाँ आती हैं उसे हम बोलते हैं चार्ज टू रेवेन्यू, चार्ज टू रेवेन्यू। और जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है उसे बोलते हैं कैपिटलाइज कर देना। क्या कर देना? कैपिटलाइज। अब कह रहे हैं जो तुमने 80,000 रुपए को जो रिपेयर करवाया, उसे तुमने यहाँ पे खर्चा मान के दिखा दिया, जो कि गलत है। किस वाले साल में? 16-17 में। तो खर्चा मान के गलत दिखा दिया ना, या बिना बात की माइनस कर दिया है की, तो क्या कर दो? इस वाले साल में प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस कर दो। जो बिना बात की माइनस है क्या कर देंगे? या लिखेंगे मेजर, मेजर प्लांट रिपेयर, मेजर प्लांट रिपेयर। तो कौन सा साल है बेटा? वो 16-17 वाले में ना, यहाँ पे इसके नीचे क्या कर दो? प्लस कर दो। जिस 80 को तुमने खर्चा मान के माइनस कर दिया था, उसे तुम यहाँ पे प्लस कर दो, 80,000 रुपीज प्लस। और जब यहाँ से प्लस कर दोगे, प्लस करने का मतलब क्या है? आपने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ? रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि आपने इसे यहाँ से हटा दिया, और इसे क्या कर दिया? बैलेंस शीट की एसेट में दिखा देना। क्योंकि इसे कह रहे थे कैपिटलाइज कर दो, मतलब बैलेंस शीट की एसेट में दिखा दो। अब जब तुम इसे एसेट में दिखाओगे तो एसेट के ऊपर क्या लगना चाहिए मेरे बेटे जी? डेप। तो डेप लगाना पड़ेगा। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि 10% पर एनम का डेप लगाना है डब्ल्यूडीवी मेथड के अकॉर्डिंग। और देखो पहले साल डेप कितने महीने का लगेगा? अक्टूबर से लगाना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 अक्टूबर से 6 महीने का डेप लगेगा। तो यानी कि पहले साल जो डेप आएगा 2016 और 17 में, वो लगेगा तुम्हारा 80,000 के ऊपर 10%, वो भी 6 महीने का डेप, वो भी 6 महीने का डेप। क्लियर है? तो मेरे अकॉर्डिंग ये बैठ जाएगा तुम्हारा 4,000 रुपये का डेप। क्लियर है? जबकि अगर 16-17 में पूछेंगे, सॉरी 17-18 में, इसके अगले साल भी डेप लगेगा, तो वो किस पे लगेगा? 80 में से 4,000 लेस कर दो, तो डब्ल्यू वैल्यू क्या निकल कर आएगी तुम्हारी? 76। उसके ऊपर पूरे साल भर का डेप लगेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर पूरे साल भर एसेट यूज होगी। 7600 रुपए का डेप। यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? वो खर्चा मान के माइनस करना चाहिए था। तो पहले तुमने उसे एसेट नहीं बनाया था, तो खर्चा मान के माइनस करा नहीं होगा, अब माइनस कर दो। कर दो बेटा जी, लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन अबव रिपेयर, अबव मेजर रिपेयर। कितना डेप? यहाँ पे डेप को खर्चा मान के माइनस करो विद इन ब्रैकेट,
और यहाँ पर 7600 का डेप्थ विद इन ब्रैकेट। बात क्लियर हो गई? बड़े बेहतरीन पॉइंट है एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6। क्या लिखा है? इट इज भैया आपने ऑल। पॉइंट 4 में वो 2017 वाला छोड़ दिया, 8290 वाला। अच्छा, वो देखा नहीं बेटा मैंने। चलो ये वाला देख लो, 17-18 देख लो, 8290। 8290 लो जी, ये क्लोजिंग स्टॉक था ना, तो 82 कॉन्सेप्ट तो वही है, 8290। अब देखो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक था, तो अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग। बट हमारे पास क्या है, अगला साल गिवन ही नहीं है, देख लो। मतलब एक तरीके से इधर देखो, 18-19, यहाँ पे ये क्या होता है, 8290 माइनस होता। बट ये हमें गिवन ही नहीं है 18-19 का डेटा, तो उससे हमें मतलब भी नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? इससे हमें मतलब नहीं है। बेटा मैं दोबारा बोल देता हूँ, इधर देख लो। आपका जैसे ये वाला ईयर में भूल गया था करना, ये भी जैसे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है। क्लोजिंग स्टॉक कम है तो इनकम कम है, तो प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट को मैंने बढ़ा दिया। और 17-18 वाले में तो कर दिया हमने ऐड। बात क्लियर हो गई? बट पॉइंट क्या है, यहाँ का क्लोजिंग अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग। अब अगला साल है तुम्हारा 18-19, बट तुम्हें 18-19 का डेटा ही गिवन नहीं है, तो तुम्हें 18-19 में कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। इन चीजों को ध्यान में रखना, मतलब कॉमन सेंस का अप्लाई करना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है ना? चलो, थैंक यू ध्रुव, तुमने मुझे बता दिया। नाउ पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है, इट इज ऑल्सो एग्रीड दैट 20,000 टू बी चार्ज एन एनुअल बेसिस मैनेजमेंट एक्सपेंस। देखो मैंने बताया था ना कि जितने भी, अगर देखो मैंने बताया था एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए 4-3 बातें बोली थी। क्या? अगर रेक्टिफिकेशन है तो वो लगाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, और इनके अंदर कोई भी एबनॉर्मल आइटम है तो वो हटाओ। और अगर कोई ऐसा खर्चा है ना, जो नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल इनकम है, जो ऐड या लेस होनी चाहिए थी बट एड लेस नहीं है, तो वो करो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 20,000 का एनुअल बेसिस में मैनेजमेंट एक्सपेंस है विच हैव नॉट बीन चार्ज अर्लियर। मतलब ये खर्चा तुमने लगाया नहीं, मतलब ये खर्चा नॉर्मल खर्चा तुमने माइनस नहीं कर रखा 20,000 रुपये हर साल में से, तो तुम इसे माइनस करो, नॉर्मल खर्चा है क्योंकि। बात क्लियर हो गई? चलो करते हैं बेटा, मैनेजमेंट एक्सपेंस के नाम से हर साल के नीचे दे क्या कर दो, 20 खर्चा माइनस कर दो, 20, 20 और 20। क्लियर है? अब क्या होगा, बस हो गया पॉइंट, निकालो बेटा। एडजस्टेड प्रॉफिट, बड़े प्यार से क्वेश्चन को लेके चलें, जो पूरे क्वेश्चन में बने रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से बहुत कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। तो देखो, पहले पहले साल की बात कर लेते हैं, 14-15 की। 15,30,000, ब्रैकेट का मतलब माइनस माइनस 10,000। ठीक है ना? माइनस 10,000 और माइनस 20,000, तो बेटा ये निकल कर आया तुम्हारा कुल मिला के 15 लाख रुपए का प्रॉफिट पहले साल का। अब ऐसे ही आ जाओ मेरे बेटा जी सेकंड ईयर में, 20,30,000 माइनस 90, सॉरी 90 नहीं, 9,000 है। 20,30,000 माइनस 9 माइनस 10 और माइनस, कुछ गड़बड़ होगी, 20,30,000 माइनस 9 माइनस 10, फिर प्लस का भी 10 है, फिर माइनस के 20 है, तो ये तुम्हारा निकल कर आएगा बेटा, ठीक है, ये निकल कर आ रहा है तुम्हारा 20,01,000। क्लियर है? फिर आप आ जाओ मेरे बेटे थर्ड ईयर में, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 25,30,000 प्लस 900 माइनस 10 प्लस 9,100 माइनस 10 प्लस मेजर रिपेयर प्लस 80,000 माइनस 4,000 माइनस 20,000। तो बेटा ये निकल कर आ रहा है तुम्हारा कितना, ये निकल रहा है 25,76,000, 76,000। अब ऐसे ही आ जाओ मेरे बेटा कहां पर, 30,30,000 प्लस 810 माइनस 10 प्लस 8290 प्लस माइनस 9,100 माइनस 7,600 और माइनस 20, ये तुम्हारा आ गया 29,99,000
92,400। ये आया है बेटा तुम्हारा सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट, गुडविल नहीं आई है, सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट आया है। क्लियर है? याद रखना, ये मत सोचना कि इतने बड़े क्वेश्चन, मैंने सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं जो सेंसिटिव पॉइंट इस पूरे चैप्टर का जो सेंसिटिव पॉइंट है ना वो ये है, ये जो पढ़ाया है मैंने। क्लियर है? यही है सिर्फ, नहीं तो रूल है, मतलब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना बहुत आसान है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लगाना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, लगा दो बेटा फिर। देखो जी, वेटेड एवरेज में क्या था फॉर्मूला हमारा, यहाँ लिखेंगे, बताओ, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये फॉर्मूला था। और तुम्हें मैंने पढ़वाया ना क्वेश्चन में, क्या लिखा है, नंबर ऑफ परचेज कितने दे रखे, देखो ये रहा, ये रहे 3 दे रखे, देखो ये दिख रहे हैं 3 3। क्लियर है? तो नंबर ऑफ परचेज है 3, तुम्हें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलना, टोटल टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अभी टोटल प्रोडक्ट टोटल वेट कैसे निकलता था मेरे बेटा जी, तुम बनाते थे इसके लिए एक टेबल, क्या बनाते थे मेरे बच्चे, एक टेबल बनाते थे। क्लियर ही नहीं है? इधर देखना जरा, अब टेबल के अंदर क्या होगा, टेबल में यहाँ तुम लिखोगे ईयर, यहाँ तुम लिखोगे एडजस्टेड प्रॉफिट, यहाँ तुम लिखोगे वेट, और यहाँ तुम लिखोगे प्रोडक्ट। अब इधर देखो, 14 15 15 16 16 17 17 18, 14 15 15 16 16 17 17 18, तुम्हें वेट ऑलरेडी दे रखा है 1 2 3 4। प्रॉफिट कौन सा लोगे, जो दे रखा है वो नहीं, जो तुमने निकाला है, 15 लाख 20 लाख 1,000 25 76, लिखो जी, यहाँ लिखते हैं 15 लाख 20 लाख 1,000 25 लाख 76,000 और 29,92,400, कैलकुलेटर पे लिखा हुआ था मेरे, ये हो गया तुम्हारा 15 लाख रुपए, और ये मल्टीप्लाई कर दो 20 लाख 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तुम्हारा हो जाएगा 40 लाख 2,000, 25 लाख 76,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 77 लाख 28,000 और 29,92,400 मल्टी 29,92,400 मल्टीप्लाई बाय 4, 11 लाख, सॉरी 1,19,59,600 टोटल करो भैया इनका, प्लस 77 लाख 28,000 40 लाख 2,000 और 15 लाख, ये आपका आ रहा है 2,51,99,600 और वेट आ जाएंगे तुम्हारे 10, उठा के पेल दो फिगर को यहाँ पर, 21,99,600 और वेट है तुम्हारी 10, एक जीरो कम हो जाएगा बस, 25,19,960, 25,19,960 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज 3, तो तुम्हारी गुडविल निकल कर आएगी 75,59,880 रुपए, ये है। अब पूरी मेहनत देखो, ये एक मेहनत है और वो पहले दूसरी मेहनत थी, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, प्रॉफिट लिखा, वेट लिखा, प्रोडक्ट करा, फॉर्मूला पुट करा, आंसर निकाला। तो फॉर्मूले तो बहुत आसान है, सवाल जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं इनका जो एडजस्टेड प्रॉफिट जो निकालना होता है, मेन पॉइंट सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट है और कुछ भी नहीं है। अब जैसे मान लो, सपोज मान लो यहाँ क्वेश्चन में ना वेट ना लिखा होता, क्वेश्चन में लिखा होता कि भैया एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा दो, कौन सा लगा दो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो तुम गुडविल का फॉर्मूला क्या लगाते, सपोज तुम क्या लगाते गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस
नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और नंबर ऑफ परचेज तुम्हें 3 तरह के हैं। बस एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लग जाता है तुम्हारा, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, ये बोलते तुम, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, जो भी तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट है वो, अगर ये बोलता है कि ये लगा दो एवरेज प्रॉफिट मेथड, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का तुम्हें एवरेज करना है। अब एवरेज तुम्हें करना है 4 साल होगा, क्लियर ही नहीं है, एवरेज करना है तुम्हें 4 साल होगा। और इधर देखो, ये टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बोल रहा था, इसे ऐड करना था बेटा, 15 लाख, 20 लाख 1,000, 25 लाख 76,000, 29 लाख 92,400, ये तुम्हारा हो जाएगा 90,69,400 रुपये। क्लियर ही नहीं है, अब इसे उठा के पेल दो यहाँ पर, 90,69,400 रुपये। अगर एवरेज बोलता तो डिवाइड बाय 4, तुम्हारा था 22,67,350। इसे उठा के पढ़ दो यहाँ पे, 22,67,350 मल्टीप्लाई बाय 3, तब अकॉर्डिंग टू एवरेज तुम्हारा आंसर ये आता। तो फॉर्मूला लगाना बड़ा आसान है, फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है। सवाल क्या है, सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। इसका सबसे बड़ा सेंसिटिव पॉइंट ही क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट। मुझे एक बात और बोलनी थी, ये जो ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड हमने करा था, समटाइम क्या होता है मेरे बेटा, समझना जरा बातों को। समटाइम तुम्हें ना एडजस्टेड प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन होता है, एडजस्टेड भी नहीं बोलूंगा, एवरेज प्रॉफिट। कई बार ऐसे लिख देते हैं कि एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, जो एवरेज प्रॉफिट निकालो वो तुम्हें गिवन है, सपोज 1 लाख रुपए का, और कहते हैं कि इसके अंदर ना ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इंक्लूडेड है। अब तुम कहोगे यार सर एक ही प्रॉफिट गिवन है, मतलब अगर एक जगह ओवर है तो दूसरी जगह, मतलब एक जगह क्लोजिंग पे इफेक्ट आ रहा है तो दूसरी जगह ओपनिंग वाला भी तो इफेक्ट लगाना है। तो वहां पर अभी तक इस वाले क्वेश्चन में तुम 2 इफेक्ट लगा रहे थे, जैसे अगर तुमने 16-17 का प्रॉफिट छेड़ा था तो 17-18 पे भी तुम छेड़ रहे थे, 16-17, 17-18, यहाँ क्लोजिंग तो यहाँ ओपनिंग। बट अगर तुम्हें ऐसे दे दे कि भैया इसके अंदर जो है वो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, तो तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करना, तब तुम ओपनिंग को भाड़े में जाने देना और क्लोजिंग के अकॉर्डिंग अपना आंसर को सही करना। तुम बोलना 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, उसके अंदर 10,000 रुपए का क्या है, अंडर वैल्यूएशन है, मतलब प्रॉफिट, मतलब अंडर वैल्यूएशन का मतलब इनकम कम है, इनकम कम है तो प्रॉफिट कम है, तो बढ़ा दो। तब तुम एवरेज 1 लाख ना लेके 1,10,000 ले लेना मेरे बेटा जी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर सिर्फ ऐसे देते हैं तो क्लियर है, अदरवाइज कुछ नहीं करने की जरूरत, जैसा चल रहा है वैसे चलने तो बढ़िया चल रहा है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.